द आर्ट ऑफ वॉर नामक पुस्तक के पहले ही पेज पर लिखा हुआ है, यह सबके लिए समान रूप से उपयोगी, क्योंकि मोहब्बत, जंग और व्यापार में सब कुछ जायज़ है। न तो बात होगी मोहब्बत की, न ही व्यापार की। आज हम बात करेंगे जंग की, युद्ध की। और युद्ध के लिए सरहद का होना बेहद जरूरी है। दुनिया में हजारों सरहदें हैं जिसके दोनों तरफ लोग रहते हैं, बिल्कुल हमारे जैसे, जिनकी कुछ इच्छाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं। और इन इच्छाओं, आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सख्त जरूरत होती है संसाधनों की, यानी कि जल, जंगल, जमीन की। फिर यहाँ से शुरू होता है जल, जंगल, जमीन को हड़पने के लिए संघर्ष। धीरे धीरे संघर्ष अपने चरम बिंदु पर पहुंच जाते हैं और एक दिन यह भयावह युद्ध का रूप धारण कर लेते हैं। इस तरह के हमने हजारों युद्धों को सामना किया है, दो दो बड़े विश्व युद्धों को झेला है, शीत युद्ध को भी। और जब शीत युद्ध के दौरान दो दबंग अमेरिका और सोवियत संघ दादागिरी कर रहे थे, तब दुनिया के 4-5 देश, जिनका विश्व पटल पर कुछ वर्ष पहले जन्म ही हुआ था, भौकाल मचाने के लिए उतारू थे। हम बात कर रहे हैं भारत, इंडोनेशिया, युगोस्लाविया, घाना और मिस्र की। नमस्कार दोस्तों, आज हम 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर शीत युद्ध और गुट निरपेक्ष आंदोलन को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। दुनिया में अभी तक 2 बार विश्व युद्ध हुआ है। कितनी बार? 2 बार। एक बार और कह रहा हूं, दुनिया में अभी तक 2 बार विश्व युद्ध हुआ है। कितनी बार विश्व युद्ध हुआ है? 2 बार। जब पहली बार विश्व युद्ध हुआ तो उसे प्रथम विश्व युद्ध कहा गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो 1914 से लेकर 1918 तक हुआ, 1914 से लेकर 1918 तक। जब दूसरी बार विश्व युद्ध हुआ उसको द्वितीय विश्व युद्ध कहा गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी कि 1939 से 1945 तक हुआ, 1939 से लेकर 1945 तक हुआ। तो दुनिया में दो बार विश्व युद्ध हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जहां एक तरफ मुख्य रूप से सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका था, तो वहीं दूसरी तरफ जर्मनी, इटली और जापान था। यानी कि ये 4 देश एक तरफ था और ये 3 एक तरफ था, और दोनों के बीच युद्ध हुआ और इसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर कहा गया। और क्रिकेट में क्या होता है, 11 प्लेयर को मिला करके, यानी कि 11 प्लेयर को मिला के एक टीम बनाया जाता है। 11 खिलाड़ी को मिला करके एक टीम बनाया जाता है और फिर उसके बाद उस टीम का नामकरण भी तो किया जाता है ना, नाम लिखा जाता है, नाम दिया जाता है, जैसे दिल्ली कैपिटल, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग वगैरह वगैरह। बिल्कुल उसी तरीके से सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और इनके सहयोगी देशों ने मिलकर एक गुट बनाया, एक टीम बनाया, और इस टीम को मित्र राष्ट्र के नाम से जाना गया। किस नाम से? मित्र राष्ट्र से। जर्मनी, इटली, जापान और इनके सहयोगी देशों ने भी एक टीम बनाया और इसके टीम को धोरी राष्ट्र के नाम से जाना गया। किस नाम से? धोरी राष्ट्र से। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो किन 2 टीमों के बीच में लड़ा गया या किन 2 गुटों के बीच में लड़ा गया? तो पहला गुट है मित्र राष्ट्र और दूसरा गुट है धोरी राष्ट्र, यानी कि मित्र राष्ट्र और धोरी राष्ट्र के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो मित्र राष्ट्र के इंपॉर्टेंट प्लेयर का नाम बताइए। सोवियत संघ,
ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका। धोरी राष्ट्र के इंपॉर्टेंट प्लेयर का नाम बताइए। जर्मनी, इटली और जापान। सबसे पहले मित्र राष्ट्र इटली को अपने लपेटे में लेता है। किसको? इटली को। इटली को बढ़िया से कूटता है, पीटता है, सीधा करता है और अपने में मिला लेता है, यानी कि इस पर कब्जा कर लेता है। उसके बाद जर्मनी को धूल चटाते हैं, इसको बढ़िया से धोता है, बढ़िया जगह धुलाई करता है, बढ़िया से धुलाई करता है, इतनी बढ़िया से धुलाई करता है। अच्छा, ये मुझे बहुत पसंद है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। जब धुलाई हो जाती है इनकी, उसके बाद इसको अपने कब्जे में ले लेता है। तो जर्मनी भी इनके कब्जे में आ जाता है इटली के बाद। उसके बाद बारी आती है जापान की, और जापान को अमेरिका अकेले ही देखता है। अमेरिका जापान पर लगातार दो धड़ाधड़ 2 बम गिरा देता है, और वो भी छोटा मोटा नहीं, परमाणु बम, एटम बम गिरा देता है जापान पे, जिससे जापान में हाहाकार मच जाता है, तबाह हो जाता है जापान, कमज़ोर होने लगता है। फिर बोलता है जापान, माई बाप बहुत हो गया, रहने दो, इतना काफ़ी है। उसके बाद जापान भी हाथ खड़े कर देता है, यानी कि हार मान जाता है। और जापान के हार मानने के साथ ही धोरी राष्ट्र की भी हार हो जाती है, और मित्र राष्ट्र सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जीत जाते हैं। तो मित्र राष्ट्र और धोरी राष्ट्र में से कौन जीतता है युद्ध? तो मित्र राष्ट्र जीतता है। जीते हुए देश का नाम बताइए। सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन हारता है? तो धोरी राष्ट्र। धोरी राष्ट्र के हारे हुए देश का नाम बताइए। तो जर्मनी, इटली और जापान। अब हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। जापान पर परमाणु बम गिराना। क्योंकि जब जापान पे अमेरिका परमाणु बम गिराता है तो जापान को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। इसीलिए जो अलग अलग देश होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं, वो अमेरिका का विरोध करते हैं, तो कुछ समर्थन भी करते हैं, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, अमेरिका अगस्त 1945 को जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया। कौन से शहर पर? हिरोशिमा शहर पर और नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिरा दिया। कौन गिराया? अमेरिका गिराया। कब गिराया? अगस्त 1945। डेट याद रखिएगा क्योंकि बार बार पूछा जाता है। तो अमेरिका अगस्त 1945 को जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया। एक बार हम मैप में देख लेते हैं। ये रहा जापान का मैप, और जापान का एक शहर ये रहा हिरोशिमा, और एक शहर यहाँ पर है नागासाकी। अमेरिका जो होता है वो पहला बम हिरोशिमा पर गिराता है और दूसरा बम नागासाकी पर गिराता है। और कब गिराता है? अगस्त 1945 को। उसके बाद है हिरोशिमा पर गिराए गए बम का नाम लिटिल बॉय और नागासाकी पर गिराए गए बम का नाम फैट मैन था। हिरोशिमा पर जो बम गिराता है वो छोटा होता है, इसलिए इसका नाम लिटिल बॉय रखा जाता है। क्या रखा जाता है? लिटिल बॉय इसके नाम। नागासाकी पर जो बम गिराता है वो बड़ा होता है, इसलिए इनका नाम फैट मैन रखा जाता है, यानी कि मोटा आदमी। अब इनका विरोध भी करते हैं कई लोग अमेरिका को। तो विरोध में क्या कहते हैं लोग कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला था, इसलिए परमाणु बम नहीं गिराना चाहिए था। क्योंकि इटली हार मान चुका था, जर्मनी हार मान चुका था। तो ये लोग कह रहे हैं कि जापान भी कुछ दिन में हार मान ही जाता, वो आत्मसमर्पण कर ही देता। तो ऐसे में इस पर बम गिराना गलत है। दूसरा, अमेरिका साबित करना चाहता था कि वह विश्व की एकमात्र महाशक्ति है। इनके विरोधी कहते हैं कि ये युद्ध को बंद करने के लिए नहीं, ये दुनिया को दिखाना चाहता था कि हमारे पास कितनी ताकत है। वो ये भी दिखाना चाहता था कि मैं किसी को भी चाहूँ तो तबाह कर सकता हूँ, इसलिए इन्होंने बम गिराया, इसलिए इनका विरोध हुआ। समर्थन में भी बहुत सारे लोग आए। समर्थन में क्या कहता है? युद्ध को समाप्त करने के लिए बम गिराना जरूरी था।
अमेरिका को समर्थन करते हुए लोग कहते हैं या देश कहते हैं कि अगर बम नहीं गिराता तो युद्ध समाप्त नहीं होता, इसलिए बम गिराया वो ठीक किया। सेकंड पॉइंट है, आगे होने वाली हानि को रोकने के लिए बम गिराना जरूरी था। इनका कहना है कि अगर बम नहीं गिराता तो युद्ध नहीं समाप्त होता, जब युद्ध नहीं समाप्त होता तो युद्ध लंबा खिंचता, जब युद्ध लंबा खिंचता तो क्या होता, अधिक धन हानि होती, जन हानि होती। तो इन्होंने बम गिरा के युद्ध को बंद किया, सही किया, आगे होने वाली जन हानि को, धन हानि को रोका। तो ये थे जापान पर परमाणु बम गिराए। अगले स्लाइड पे चलते हैं हम। जर्मनी पर कब्जा, हमने इनका भी चर्चा किए ही थे कुछ मिनट पहले, तो देख लेते हैं जर्मनी पर कब्जा। ये जो विश्व युद्ध होता है वो धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र के बीच में होता है। मित्र राष्ट्र इसमें विजय होता है और धुरी राष्ट्र इसमें हार जाते हैं। तो मित्र राष्ट्र, जनरली होता ये है कि जो देश युद्ध जीतता है वो हारे हुए देश को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, नियंत्रित करने की कोशिश करता है। इसलिए मित्र राष्ट्र धुरी राष्ट्र के सबसे बड़ी मछली जर्मनी को पकड़ा और जर्मनी को पकड़ के सबसे पहले इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया और 4 पार्ट में डिवाइड करके ये चारों देश आपस में बांट लिया। पहला पार्ट, ये जो रेड कलर वाला दिख रहा है, पहला पार्ट ये सोवियत संघ को दिया गया। ग्रीन कलर वाला पार्ट ब्रिटेन को दिया गया, ब्लू कलर वाला पार्ट फ्रांस को दिया गया और बाकी जो ये वाला पार्ट बच गया चौथा, वो अमेरिका को दिया गया। अभी तक हमने देखा कि सोवियत संघ और अमेरिका दोनों एक ही गुट में शामिल है, एक ही टीम में शामिल है और ये दोनों एक दूसरे के सहयोगी है। क्या है? सहयोगी है। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, दूसरी विश्व युद्ध के बाद, ये दोनों यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो जाते हैं, एक दूसरे का कट्टर दुश्मन हो जाते हैं। ये क्यों होते हैं ये हम अगली वीडियो में समझेंगे। जब कट्टर दुश्मन हो जाते हैं तो बेचारे इनके सामने प्रश्न आ जाता है कि मैं किसके तरफ जाऊं। तो अंत में ब्रिटेन और फ्रांस अमेरिका को सपोर्ट करता है। किनको सपोर्ट करता है? अमेरिका को। इसलिए ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका मिलकर एक देश बनाता है। यानी कि ये जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, ग्रीन, ब्लू और ये वाला पार्ट, इन तीनों को मिला करके एक देश बना लेता है और इस देश को पश्चिमी जर्मनी कहा जाता है। बाकी बच गया रेड कलर वाला पार्ट जो सोवियत संघ को ऑलरेडी दिया गया था और सोवियत संघ बेचारा अलग था, इसलिए उन्होंने एक अलग देश बनाया और इसका नाम दिया गया पूर्वी जर्मनी। एक का नाम पश्चिमी जर्मनी, एक का नाम पूर्वी जर्मनी। पश्चिमी जर्मनी पर ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका का कब्जा था, वही पूर्वी जर्मनी पर सोवियत संघ का कब्जा था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस तरीके से जर्मनी को 4 पार्ट में डिवाइड करके ये चारों देश आपस में बांट लिए थे, बिल्कुल उसी तरीके से जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन। जर्मनी की राजधानी का नाम क्या है? बर्लिन। इस मैप में आपको व्हाइट कलर वाला जो पार्ट दिख रहा है वो है बर्लिन, इसका राजधानी। और इस मैप में आपको येलो कलर वाला जो पार्ट दिख रहा होगा ये है बर्लिन। और बर्लिन को अगर जूम करेंगे तो कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो बर्लिन को जिस तरीके से जर्मनी के मैप को यानी कि जर्मनी को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जर्मनी की राजधानी बर्लिन को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है और उस 4 पार्ट को ये चारों देश आपस में बांट लेते हैं। फाइनली ये जो ब्लू कलर वाला आपको पार्ट दिख रहा है, इनका नाम दिया गया पूर्वी बर्लिन, जो पश्चिमी बर्लिन, माफ कीजिएगा, ब्लू कलर वाला पार्ट को पश्चिमी बर्लिन कहा गया, जो पश्चिमी जर्मनी का राजधानी बना और इस पर ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका का कब्जा था। बाकी जो बच गया रेड कलर वाला पार्ट, उस पर उनको कहा गया पूर्वी बर्लिन, जो पूर्वी जर्मनी का राजधानी था और ये सोवियत संघ के कब्जे में था। हमने युद्ध के बारे में सुना था, गृह युद्ध के बारे में सुना था, विश्व युद्ध के बारे में सुना था। ये शीत युद्ध क्या है? तो चलिए अब हम समझ लेते हैं। जब
देश या गुट, गुट का मतलब टीम, एक दूसरे के विरुद्ध अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से, डायरेक्ट रूप से नहीं, इनडायरेक्ट रूप से युद्ध करता है, उसे शीत युद्ध कहा जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या हो रहा है, तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। वास्तव में शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ। किनके बीच? अमेरिका और सोवियत संघ के, जो 1945 से लेकर 1991 तक हुआ। यानी अमेरिका और सोवियत संघ में जो शीत युद्ध हुआ था वो 1945 से शुरू हुआ और 1991 तक हुआ, करीबन 46 वर्षों तक, 46 ईयर तक। लेकिन ये जान के आप लोगों को हैरानी होगी कि 46 वर्षों तक चलने वाले इस युद्ध में न तो अमेरिका सोवियत संघ पर एक बार भी आक्रमण करता है और न ही सोवियत संघ एक बार भी अमेरिका पर आक्रमण करता है। न अमेरिका सोवियत सैनिक को मारता है और न ही सोवियत संघ एक भी अमेरिकी सैनिक को मारता है। ना अमेरिका एक बार भी न तो बमबारी करता है, न गोलीबारी करता है सोवियत संघ पर, और न ही सोवियत संघ कभी इस पर बमबारी करता है या गोलीबारी करता है। लेकिन इन दोनों के वजह से दुनिया में लाशों का ढेर लग गया था। इराक, अफगानिस्तान, जर्मनी, मिस्र, नेपाल, श्रीलंका, वियतनाम, कोरिया, कांगो, क्यूबा, ये सब तबाह हो गया था। लेकिन जब ये दोनों लड़ाई नहीं किया, जब ये दोनों विश्व युद्ध नहीं किया, तो फिर इसके कारण कैसे इतने लाशों का ढेर लग गया और ये सारे देश तबाह हो रहे थे? होता यूं कि जब अमेरिका को गुस्सा आता तो ये डायरेक्ट सोवियत संघ पर आक्रमण नहीं करते थे। जो देश सोवियत संघ को सपोर्ट करते थे, मान लेते हैं ये कोई देश है और ये देश सोवियत संघ को सपोर्ट करता है, ये जाके इसको कूट देते बढ़िया से। फिर बारी आता सोवियत संघ का, तो सोवियत संघ भी अमेरिका पर अटैक नहीं करते थे, डायरेक्ट अटैक नहीं करते थे। जो देश सोवियत संघ को सपोर्ट करते, मान लेते कि ये अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं और ये देश अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये इस देश को धो देते। देखो यहाँ पर युद्ध दोनों तो कर रहे हैं, लेकिन कैसे? इनडायरेक्ट युद्ध कर रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं, इसलिए इसे शीत युद्ध कहा गया। चलिए अब हम अपने चलते हैं अगले स्लाइड पर। अपरोध की स्थिति। अपरोध की स्थिति अगला टॉपिक है, उसमें आएगा, लेकिन उससे पहले इसका मतलब हमें समझना जरूरी है। जब कोई गुट या देश बहुत शक्तिशाली होते हैं, यानी कि जब देश बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है, तब युद्ध से होने वाली हानि से बचने की कोशिश करते हैं। इसीलिए गुट या देश आपस में युद्ध करने से बचते हैं। इसे ही अपरोध की स्थिति कहा जाता है। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। अमेरिका भी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था, सोवियत संघ भी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था, लेकिन 46 वर्षों तक चलने वाले शीत युद्ध में न तो कभी अमेरिका सोवियत संघ पर आक्रमण करता है और न ही सोवियत संघ अमेरिका पर आक्रमण करता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों जानता था कि अगर हम दोनों के बीच युद्ध हुआ तो हम दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए इस बर्बादी से बचने के लिए ये दोनों कभी युद्ध नहीं किया। इसे ही अपरोध की स्थिति कहा जाता है कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच उस समय अपरोध की स्थिति था। आगे चलते हैं। शीत युद्ध के कारण, शीत युद्ध के उदय के कारण, मतलब जो 46 वर्षों तक शीत युद्ध हुआ था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, ये किन कारणों के कारण हुआ था, तो समझ लेते हैं। सबसे पहला है अमेरिका और सोवियत संघ। ये रहा, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच महाशक्ति बनने की प्रतिस्पर्धा
यानी कि कंपटीशन। ये है विश्व का मानचित्र, और विश्व के मानचित्र में ये वाला देश यूएसए यानी कि अमेरिका है, और ये जो दिख रहा है रेड कलर वाला ये है आपका सोवियत संघ। ये कहता था कि मैं ही हूँ विश्व की सर्वोच्च शक्ति, मैं ही हूँ दुनिया का दबंग। और सोवियत संघ कहता था कि नहीं, मैं हूँ इस देश का इस विश्व का महाशक्ति, मैं हूँ इस दुनिया का दबंग। तो बोला कि चलो, ये बोला चलो फिर हो जाए दो दो हाथ। जब दो दो हाथ हुआ तो शीत युद्ध हुआ। अमेरिका द्वारा एटम बम का राज गुप्त रखना। हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका और यूएसएसआर एक ही टीम में शामिल था, दोनों एक दूसरे के सहयोगी थे। लेकिन जब अमेरिका जापान पर परमाणु बम गिराते हैं, किस पर? जापान पर परमाणु बम गिराते हैं, दो हिरोशिमा और नागासाकी पर, लिटिल बॉय और फैट मैन। तो ये यूएसएसआर से नहीं पूछते हैं, सोवियत संघ से नहीं पूछते हैं, तो इससे ये नाराज हो जाते हैं। कौन? सोवियत संघ। किससे? अमेरिका से। और इनको लगता है कि अभी ये बिना पूछे मुझसे इस पर आक्रमण कर दिया, हो सकता है आने वाले समय में अपना ताकत दिखाने के लिए मुझ पर भी बिना पूछे आक्रमण कर दे। आए समझ में? कभी भी धोखा दे सकता था, इसलिए इसका इन्होंने विरोध किया, जो शीत युद्ध का कारण हुआ। दोनों देशों के बीच अवरोध की स्थिति। अभी हमने समझा कि अवरोध की स्थिति का क्या मतलब है। दोनों बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थे, दोनों को लगता था अगर हम दोनों डायरेक्ट वॉर किए, युद्ध किया, तो हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। तो दोनों बर्बादी से बचने के लिए युद्ध नहीं किया, डायरेक्ट युद्ध नहीं किया। तो जब डायरेक्ट युद्ध नहीं किया तो वो शीत युद्ध हुआ। अगर डायरेक्ट युद्ध कर लेते तो फिर शीत युद्ध होता ही नहीं ना, क्योंकि ये दोनों बर्बाद हो जाते तब। अमेरिका द्वारा पूंजीवाद विचारधारा को बढ़ावा देना और सोवियत संघ द्वारा साम्यवाद विचारधारा को बढ़ावा देना। पूंजीवाद और साम्यवाद। पहले पूंजीवाद का मतलब समझ लेते हैं सिंपल लैंग्वेज में। जिस देश में सब कुछ प्राइवेट होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल होगा, प्राइवेट आपका स्कूल होगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी होगा, तो उस देश को हम पूंजीवाद देश कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल यूएसए यानी कि अमेरिका में सब कुछ प्राइवेट है, इसलिए इस देश को पूंजीवाद देश कहा जाता है। कौन सा देश कहा जाता है? पूंजीवाद देश। पूंजीवाद के ठीक उलट है साम्यवाद। जिस देश में सब कुछ गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह, तो उस देश को हम साम्यवाद देश कहते हैं। उस समय सोवियत संघ में सब कुछ गवर्नमेंट का हुआ करता था, इसीलिए इस देश को साम्यवाद देश कहा जाता था। अब देखो, अब ये कहता था, ये चूंकि पूंजीवाद का सपोर्टर था, तो ये कहता था कि पूरी दुनिया पूंजीवाद को अपनाएगा। बीच में आ गया सोवियत संघ, बोला अच्छा ऐसा है क्या, तो हो गया शीत युद्ध का कारण। उसके बाद यह भी बोला कि पूरी दुनिया में साम्यवाद को अपनाएगा, पूरी दुनिया साम्यवाद को अपनाएगा। तो अमेरिका बोला कि बड़ा चालाक बनते हो, जब मैं बोला था तो तुम विरोध कर दिया, और हम कैसे सपोर्ट कर दें। इन्होंने इसका विरोध कर दिया, इन दोनों के बीच टकराव हो गया, और जब टकराव हुआ तो शीत युद्ध हो गया इन दोनों के बीच। अगला टॉपिक है शीत युद्ध एक विचारधारा की लड़ाई। ये टॉपिक कहना चाह रहा है कि आप प्रूफ कीजिए कि जो शीत युद्ध था वो केवल बमबारी, गोलीबारी, सैन्य संघर्ष नहीं था, विचारों का भी टकराव था, विचारधारा का भी लड़ाई था, संघर्ष था। अभी तो हमने देखा कि ये जो देश है पूंजीवाद को बढ़ावा देना चाह रहा है और पूरी दुनिया में पूंजीवाद को लाना चाह रहा है, और ये देश सोवियत संघ साम्यवाद को पूरी दुनिया में लाना चाह रहा है। तो देखो ये दोनों के बीच विचारधारा में टकराव हो गया ना। शीत युद्ध सिर्फ सैन्य ही नहीं बल्कि विचारधाराओं का भी संघर्ष था।
अमेरिका लोकतंत्र तथा पूंजीवाद विचार को पूरे विश्व में फैलाना चाहता था। वही सोवियत संघ समाजवाद, साम्यवाद विचारधारा को पूरे विश्व में फैलाना चाहता था। तो साबित हुआ कि यह केवल सैन्य संघर्ष नहीं बल्कि विचारधाराओं का भी संघर्ष था। अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। दो ध्रुवीय विश्व की शुरुआत। सबसे पहले ये देखो, ये है, मान लेते हैं एक ग्लोब है, ये दूसरा ग्लोब है और ये तीसरा ग्लोब है। मुझे ड्राइंग नहीं आती तो हंसना नहीं है। तो जब विश्व में एक ही महाशक्ति होगा, एक ही दबंग होगा, तो उस विश्व को एक ध्रुवीय विश्व कहा जाएगा। एक ही महाशक्ति है, यानी कि ये एक देश है जो सुपर पावर है, सुपर पावर कंट्री है, महाशक्ति है, दबंग है, और इसके अनुसार सारे जो देश है वो काम करता है। तो इस देश को हम, इस विश्व को हम क्या कहेंगे? एक ध्रुवीय विश्व। जिस विश्व में या जब दुनिया में शक्ति के दो केंद्र होंगे, या फिर सिंपल लैंग्वेज में कहें, जब दुनिया में दो दबंग होंगे, दो महाशक्ति होंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? दो ध्रुवीय विश्व। क्योंकि दुनिया में अब दो सेंटर हैं। पहले एक सेंटर हुआ करता था और इसके इर्द गिर्द सारे देश काम करते हैं। अब दो सेंटर है, अब इन दो सेंटर के इर्द गिर्द काम करेगा। कुछ देश इनको सपोर्ट करेगा, कुछ देश इनको सपोर्ट करेगा, तो दो ध्रुव में बट गया। आए समझ में? दो ध्रुव कहलाएगा। जिस दुनिया में तीन महाशक्ति होगा, तीन दबंग होगा, उसको तीन ध्रुवीय विश्व कहा जाएगा। आए समझ में? सिंपल लैंग्वेज में। अभी का विश्व कैसा है? अभी का विश्व एक ध्रुवीय है। ये है क्योंकि अभी यूएसए यानी कि अमेरिका ही ताकतवर है इस समय, अमेरिका ही दबंग है इस दुनिया का, अमेरिका ही महाशक्ति है और अमेरिका के ही इशारों पर सारे देश काम कर रही है। इसलिए अभी के दुनिया को एक ध्रुवीय दुनिया कहा जाता है, एक ध्रुवीय विश्व कहा जाता है। जब शीत युद्ध चल रहा था तो उस समय दो ध्रुवीय विश्व था, क्योंकि उस समय विश्व में दो दबंग हुआ करता था। एक था यूएसए और एक था यूएसएसआर यानी कि अमेरिका। अब टॉपिक पे चलते हैं। फिलहाल टॉपिक को देखते हैं, उसमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। इसमें भी वही है कि जब विश्व में शक्ति के दो केंद्र हो, सिंपल लैंग्वेज में दो दबंग हो, ऐसे विश्व को दो ध्रुवीय विश्व कहा जाता है। क्योंकि जब उसमें जो सत्ता का सेंटर है वो दो जगह है। शीत युद्ध के समय पूर्वी गठबंधन एक टीम है और इसका कप्तान यूएसएसआर कौन है? सोवियत संघ। और पश्चिमी गठबंधन भी एक टीम है, दूसरा टीम है, और इसका कप्तान यूएसए यानी कि अमेरिका है, नामक दो गुटों में बट गए। यानी कि ये पॉइंट कहना चाह रहा है कि शीत युद्ध के समय पूर्वी गठबंधन नामक टीम एक था और दूसरा टीम था पश्चिमी गठबंधन। और लगभग सभी जो देश थे, कुछ देश इसको सपोर्ट करते थे, इस टीम को, और कुछ देश इस टीम को सपोर्ट करते थे। तो दो गुटों में बट गए थे, दो टीमों में बट गए थे। मैप में देख लो, ये यूरोप का मैप है, यानी कि यूरोप एक महाद्वीप है, उसका मैप है। अच्छा, मैप में हमेशा ये वाला साइड उत्तर होता है यानी कि नॉर्थ, ये वाला साइड साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट यानी कि पूर्व। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अब देखो, यूरोप का मैप है। यूरोप के मैप में ये जो रेड कलर वाला पार्ट दिख रहा है, ये है पूर्वी गठबंधन टीम, जिसका कप्तान सोवियत संघ है, क्योंकि वो दबंग था उस समय। आए समझ में? और चूंकि ये इस मैप के किस भाग में है? पूरब में। किस भाग में है? पूरब में, ईस्ट में, इसलिए इसको पूर्वी गठबंधन कहा जाता है और उसका कप्तान सोवियत संघ को बनाया जाता है। और ये जो येलो कलर वाला आपको पार्ट दिख रहा है, ये है पश्चिमी गठबंधन। क्यों? क्योंकि ये मैप के किस भाग में है? पश्चिम में है, इसलिए इस टीम को पश्चिमी गठबंधन कहा जाता है और इस टीम का कप्तान बनता है यूएसए, क्योंकि वो भी उस समय दबंग थे।
आ गया समझ में? अब आगे चलते हैं। पश्चिमी गठबंधन, पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया, यानी कि ये वाला पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने किसका सपोर्ट किया? अमेरिका को, इसलिए इसे पश्चिमी गठबंधन कहा जाता है। इसमें स्पेन, इसमें कौन कौन है पश्चिमी गठबंधन में? स्पेन है, फ्रांस है, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, ब्रिटेन और नॉर्वे आदि शामिल है। यानी कि इसमें कौन कौन है? पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन, नॉर्वे, बेल्जियम, आए समझ में से, इटली, ग्रीस, तुर्की, ये सब इसमें शामिल। किसमें? पश्चिमी गठबंधन जो टीम है उसमें शामिल है। उसके बाद पूर्वी गठबंधन, पूर्वी यूरोप के अधिकांश देशों ने सोवियत संघ का पक्ष लिया। किसका पक्ष लिया? ये जो वाला भाग है किसका पक्ष लिया? सोवियत संघ की, इसलिए इन्हें पूर्वी गठबंधन कहा जाता है। और पूर्वी गठबंधन में पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और बुल्गारिया आदि शामिल है। आए समझ में? ये देख लो, पूर्वी जर्मनी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, ये सब किसका सपोर्ट कर रहे हैं? सोवियत संघ का। ये पूर्वी गठबंधन का टीम है। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या ये जो देश के नाम दे रखे हैं इसको हमें याद रखना जरूरी है? अब आप लोग 12वीं क्लास में आ गए हो, 12th क्लास में आ गए हो, बच्चा नहीं रह गए हो जो कुछ चीज़ें याद कर लिया और एग्जाम में वही आएगा उसी को याद करके और पास हो गए। अब आप लोग बड़े हो गए हो। आप जो भी पढ़ाया जाता है, जो भी बताया जाता है, उसको ध्यान में आपको रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब ज़्यादा याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है इनको। आपके एनसीईआरटी में ये वाला मैप दे रखा है। आप 5 दिन, केवल 5 दिन, 5 दिन 5 मिनट, केवल 5 दिन 5 मिनट इस मैप को देखते रहिए, देखिए और पढ़िए। याद नहीं करना, रटना नहीं है, केवल देखना है और पढ़ना है। मजाल है आप एक भी देश का नाम भूल जाए या याद ना हो, ये सभी देश का, एक एक देश का नाम याद हो जाएगा। और कौन देश किस देश के पास है, उस देश के चारों ओर कौन सा देश है, वो भी आपको याद हो जाएगा। 5 दिन 5 मिनट केवल देखना है और पढ़ना है। फिर देखिए प्रभाव, ये कुछ नहीं है। आप विश्व के मैप को भी 10 से 15 दिन 5 मिनट देखते हैं, देखिए और एक बार पढ़िए, आपको एक एक देश का नाम याद हो जाएगा। आए समझ में? तो ये छोटी मोटी बातें हैं, इन सब के लेकर यानी कि ये याद करना है, कौन सा छोड़ना है, कौन पढ़ना है। अब आप लोग बहुत बड़े हो चुके हो। बहुत बड़े का मतलब अब 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं का स्टूडेंट नहीं हो, 12वीं का स्टूडेंट हो, और इसके बाद आप लोग कॉलेज में जाओगे, तो इसके हिसाब से आपको तैयारियां करनी पड़ती है। अभी तक हमने देखा कि शीत युद्ध के दौरान 2 टीमें आमने सामने थी। पहला पश्चिमी गठबंधन जिसका नेता या कप्तान अमेरिका था, दूसरा पूर्वी गठबंधन जिसका नेता या कप्तान सोवियत संघ था। इन दोनों टीमों के कप्तान ने, यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए छोटे छोटे देशों को भी अपनी टीम में शामिल करना शुरू कर दिया। इसके लिए वह छोटे छोटे टीम बनाना शुरू किया। मतलब जैसे हम क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो पहले मेन पॉइंट लिखते हैं, उसके बाद सब पॉइंट भी तो होता है ना। बिल्कुल उसी तरीके से अमेरिका का मेन टीम पश्चिमी गठबंधन और बाकी छोटा छोटा टीम, तो पहला नाटो, दूसरा सीटो, तीसरा सेंटो। ठीक है, इन्होंने 3 छोटे छोटे टीम बनाया, नाटो, सीटो, सेंटो। किसने बनाया? अमेरिका ने। अब आई सोवियत संघ की बारी। सोवियत संघ एक ही छोटे टीम बनाते हैं, वार्सा संधि, जिसे कहा जाता है वार्सा संधि। ये बोला कि इन तीनों के लिए अकेले ही काफ़ी है। चलिए, अब हमने 2 मेन टीम के बारे में पढ़ लिया, पूर्वी गठबंधन के बारे में पढ़ लिया, पश्चिमी गठबंधन के बारे में पढ़ लिया। अब बारी है इनके छोटे छोटे टीम को पढ़ने का। पहले नाटो के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद सीटो के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद सेंटो के बारे में पढ़ेंगे और आखिरी में वार्सा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं टॉपिक पर। अमेरिका के नेतृत्व में
सैन्य संगठन छोटा जो टीम बनाया था वो कौन था? पहला नाटो। पहला कौन है? नाटो। फुल फॉर्म, पूरा नाम उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका ये नाम अजीब थोड़ा लग रहा है ना। इसका नाम उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन इसलिए है क्योंकि एक महासागर है जिसका नाम है उत्तरी अटलांटिक। जैसे हिंद महासागर है वैसे ही उत्तरी अटलांटिक एक महासागर है, और इसी महासागर के आसपास के देश थे जो इस टीम में शामिल हुए, इसलिए इसको उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन कहा जाता है। स्थापना यानी कि यह टीम बनाया कब गया? अप्रैल 1949 में, यानी कि अप्रैल 1949 में। स्थापना के समय सदस्यों की संख्या यानी कि जब टीम बनाई गई तो उस समय प्लेयर कितने थे? 12 थे, 12 थे। कितने थे? 12। उद्देश्य यानी बनाया क्यों गया था? तो सबसे पहला अमेरिका द्वारा विश्व में लोकतंत्र को बचाना। यानी अमेरिका कहता था कि सोवियत संघ के टीम में जो भी देश शामिल होता है उस देश के लोकतंत्र को खत्म कर दिया जाता है, इसलिए अमेरिका का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि विश्व में लोकतंत्र को बचाए, इसलिए ये मैं टीम बना रहा हूँ नाटो। दूसरा, यूरोप में सोवियत संघ के विस्तार को रोकना, क्योंकि जो सोवियत संघ था वो यूरोप में धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे और छोटे छोटे देश को, बहुत सारे छोटे छोटे देश को अपनी टीम में शामिल कर रहे थे, उनको रोकना। तीसरा, नाटो में शामिल देश एक दूसरे की मदद करेंगे, यानी कि जो 12 देश थे वो हर प्रकार से संकट के समय में एक दूसरे की मदद करेंगे। और तीसरा जो लास्ट है और इम्पोर्टेंट है, इस संगठन ने घोषणा किया कि नाटो में शामिल किसी एक देश पर भी हमला होता है तो नाटो पर हमला माना जाएगा। मतलब आप 12 देशों में से किसी भी एक देश पर आक्रमण करते हो, अटैक करते हो, तो फिर ये 12 के 12 देश मिलकर आपकी कुटाई करेंगे। इन्होंने घोषणा कर दिया विश्व में। चलो, ये था नाटो संगठन। अब हम अगला देख लेते हैं, सीटो। सीटो का फुल फॉर्म दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। टीम बनाया कब गया था? 1954 में, यानी कि 1954। उद्देश्य सोवियत संघ के विस्तार को रोकना। इसमें भी था ना, सोवियत संघ के विस्तार को रोकना। सेंटो, पूरा नाम केंद्रीय संधि संगठन, यानी कि सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना यानी कि बनाया कब गया? 1955 में, एक साल बाद। उद्देश्य सोवियत संघ के विस्तार को रोकना। तीनों का लगभग उद्देश्य सोवियत संघ के विस्तार को रोकना, सोवियत संघ के शक्ति को कम करना था। इन तीनों का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न आता रहता है, और मेन रूप से इनके बारे में आपको याद रखना है, ये जरूरी है। उसके बाद है सोवियत संघ के नेतृत्व में सैन्य संगठन, यानी कि सोवियत संघ ने जो टीम बनाया था छोटा सा, वो था वारसा संधि या पैक्ट। वारसा संधि इसलिए क्योंकि सोवियत संघ और उनके छोटे छोटे टीम में शामिल होने वाले छोटे छोटे देशों ने पोलैंड की राजधानी वारसा में बैठक किया था। पोलैंड की राजधानी कहाँ है? वारसा। वहाँ पर बैठक किया, इसलिए उसका नाम वारसा संधि रख दिया। सोवियत संघ के नेतृत्व में बनाई गई सैन्य संगठन को वारसा संधि के नाम से जाना जाता है, यानी कि सोवियत संघ ने जो छोटा सा टीम बनाया उसको वारसा संधि कहा जाता है। और इस टीम को 1955 में बनाई गई और इसका मुख्य उद्देश्य था नाटो का मुकाबला करना, ताकि नाटो जो जो गलतियां करे उसको सुधारेंगे हम। मतलब जहाँ जहाँ वो चुनौती देगा उनको एक्सेप्ट कौन करेगा, चैलेंज कौन करेगा? ये वारसा संधि। तो ये था छोटा सा टीम। अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। महाशक्तियों द्वारा छोटे छोटे देशों से गठबंधन करने के कारण, मतलब कि जो महाशक्ति है, सुपर पावर जो कंट्री है, जो दबंग है, वो खुद ही तो ताकतवर है, फिर छोटे छोटे देशों को अपने टीम में शामिल क्यों करते हैं? इसका कारण है सबसे पहला सेना के लिए। किसके लिए? क्योंकि छोटे देशों के पास भी सेना होता है, और जितनी अधिक से अधिक सेना इकट्ठा करेगा महाशक्ति, उतनी उसकी ताकत बढ़ती जाएगी, तो सेना लेने के लिए छोटे देशों से। दूसरा है हथियारों के लिए। जाहिर सी बात है, सब लगभग सभी देशों के पास
घातक हथियार होते हैं। तो जितनी मात्रा में हथियार इकट्ठा होगा या जितनी मात्रा में हथियार होंगे महाशक्तियों के पास, तो उसकी ताकत और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो छोटे देशों से हथियार लेने के लिए। तीसरा है जासूसी के लिए, क्योंकि आप एक देश में रहते हो, कितना भी आप सुपर दबंग हो या कितनी भी सुपर पावर कंट्री हो, कितनी भी ताकत है आपके पास, और एक ही देश तक आप सीमित हो, तो दूसरे देशों की खबर आपके पास नहीं पहुंच पाएगी, यानी कि दुश्मन देश की खबर आपके पास नहीं पहुंच पाएगी। तो ऐसे में विश्व के छोटे छोटे देशों को अपनी टीम में शामिल करना पड़ता है, अपने टीम में लाना पड़ता है, ताकि वो दुश्मन देश क्या कर रही है, कौन सी एक्टिविटी कर रही है, वो हमें एक एक बात बता सके। तो जासूसी के लिए। चौथा है आर्थिक मदद, यानी कि जब महाशक्ति भी हो सकता है कभी कभार संकट में आ जाए, कभी भी संकट में आ सकते हैं, युद्ध हो गया, संकट में आ गया, तो उस समय छोटे छोटे देश मिलकर पैसे इकट्ठे करेंगे और फिर इनको मदद करेंगे। उसके बाद है प्राकृतिक संसाधन के लिए। प्राकृतिक संसाधन के लिए है ना, जैसे जल, जंगल, ज़मीन सबके सभी देश के पास है लगभग। उसके बाद तेल, छोटे छोटे देशों के पास उस समय तेल बहुत ज़्यादा था, तो तेल सब लेने के लिए, जल लेने के लिए, जंगल लेने के लिए, ज़मीन लेने के लिए महाशक्तियाँ इनकी मदद लेता है या इनको टीम में शामिल करते हैं। उसके बाद है विचारधारा। हमने देखा कि पूंजीवाद अमेरिका बढ़ावा देना चाहता था। किस विचारधारा को अमेरिका बढ़ावा देना चाहता था? पूंजीवाद विचारधारा को। और साम्यवाद विचारधारा को सोवियत संघ बढ़ाना चाहता था। तो जितनी संख्या में अमेरिका की टीम में शामिल होंगे छोटे छोटे देश, वो सारे के सारे पूंजीवाद विचारधारा को अपनाएंगे, और जितनी संख्या में सोवियत संघ की टीम में शामिल होंगे छोटे छोटे देश, उतनी ही विचारधारा फैलेगी साम्यवाद का। आए समझ में? तो विचारधारा को भी फैलाने के लिए छोटे छोटे देशों को अपने टीम में शामिल करते थे। कौन? महाशक्तियाँ या दबंग। अगला टॉपिक, शीत युद्ध के दायरे। अब इसका क्या मतलब है? तो शीत युद्ध के दायरों से हमारा अभिप्राय उस क्षेत्रों से है जहां दोनों गुटों के बीच युद्ध तय माना जा रहा था। मतलब शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ और अमेरिका एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध तो कभी किया नहीं और न ही करने वाला था, लेकिन वो एक दूसरे के दोस्त को पीटता था, कुटाई करता था, धोता था। आए समझ में? तो ऐसे धोते धोते किसी किसी क्षेत्र में दोनों के बीच तनातनी बहुत ही ज़्यादा हो जाता था और लगता था कि अब यहाँ पर युद्ध जरूर होगा, अब ना होने का कोई चांस ही नहीं है। तो उस युद्ध को, उस क्षेत्र को, उस देश को शीत युद्ध के दायरों में काउंट किया जाता है। उदाहरण के लिए बर्लिन के नाकाबंदी, कोरिया संकट, वियतनाम संकट, कांगो संकट और क्यूबा मिसाइल संकट, इसको शीत युद्ध के दायरों में काउंट किया जाता है। क्यों काउंट किया जाता है? क्योंकि इन जगह पर पूरी संभावना हो गई थी कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच युद्ध होकर रहेगा। तो बर्लिन में क्या हुआ था? जर्मनी की राजधानी बर्लिन को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था और 4 पार्ट को 4 देश अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस आपस में बांट लिए थे। यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, याद आ जाएगा, ये मैप था, है ना। और जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। ये जो येलो कलर वाला पार्ट आपको दिख रहा है, और ये मुख्य रूप से जो बर्लिन है किसमें है? सोवियत संघ के कब्जे वाले इलाके में। इसलिए सोवियत संघ ने बर्लिन की नाकाबंदी कर दिया ताकि बर्लिन पर पूरी तरह से प्रभाव, नियंत्रण किसका स्थापित हो जाए? सोवियत संघ का। जब नाकाबंदी किया बर्लिन का, तब अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस दोनों इनसे नाराज हो गए और दोनों युद्ध के दोनों यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध के लिए तैयार हो गए थे इसके लिए, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। आगे है कोरिया संकट। कोरिया में क्या हुआ था? 2 देश हैं, एक है नॉर्थ कोरिया,
जिसको सपोर्ट कर रहे थे यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ, और दूसरा देश है साउथ कोरिया। कौन सा देश है? साउथ कोरिया, जिसको सपोर्ट कर रहे थे यूएसए यानी कि अमेरिका। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, दोनों इसमें कूद गया और लगने लगा कि इन दोनों के बीच अब युद्ध होकर रहेगा, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। उसके बाद है वियतनाम संकट। कौन सा संकट? वियतनाम। इसमें भी दो देश थे, एक है नॉर्थ वियतनाम यानी कि उत्तरी वियतनाम, और दूसरा था साउथ वियतनाम। कौन सा वियतनाम? साउथ वियतनाम। नॉर्थ वियतनाम को सपोर्ट किया यूएसए यानी कि अमेरिका, और साउथ वियतनाम को यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। सबसे पहले अमेरिका कूदा, जब अमेरिका कूदा और इसने नॉर्थ वियतनाम को सपोर्ट कर दिया तो सोवियत संघ कहाँ पीछे रहने वाला है? सोवियत संघ भी कूद गया और उन्होंने साउथ वियतनाम को सपोर्ट कर दिया। तब यहाँ पर लग रहा था कि इन दोनों के बीच में अब युद्ध होकर रहेगा, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। इसी तरह का कुछ मामला रहा अफ्रीका महाद्वीप का एक देश कांगो में, और उसके बाद क्यूबा मिसाइल संकट आया 1962 में। इनके बारे में ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ कहाँ पर लग रहा था कि युद्ध होकर रहेगा, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन क्यूबा मिसाइल संकट आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसको हमें विस्तार से पढ़ने की ज़रूरत है। तो चलिए अब हम देखते हैं क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में हुआ था। कब हुआ था? 1962 में, इसलिए क्यूबा मिसाइल संकट 1962 कहा जाता है। ये वाला जो देश आपको दिख रहा है, ये कौन सा है? अमेरिका है। कौन सा है? अमेरिका, यूएसए। ये वाला क्यूबा, इसके ठीक नीचे, और उसके बाद है ये वाला यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ। अब हम देखते हैं मामला क्या था। तो परिचय में, इंट्रोडक्शन में देख लीजिए। क्यूबा अमेरिका के किनारे बसा एक द्वीपीय देश था, हमने देख लिया। लेकिन क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था, यानी कि जो क्यूबा था वो सोवियत संघ की टीम में शामिल था, लेकिन ठीक नीचे यानी बगल में ही था अमेरिका के। आगे देखो क्या हुआ, अमेरिका का घेराव। सोवियत संघ के राष्ट्रपति को चिंता होने लगी कि अमेरिका क्यूबा पर कब्जा न कर ले। सोवियत संघ के राष्ट्रपति को डर लगने लगा, क्योंकि शीत युद्ध के दौरान इन दोनों ने तो एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध तो कभी किया नहीं, ये दोनों एक दूसरे के दोस्त को पकड़ के पीट देते थे। इसलिए सोवियत संघ को डर लगने लगा, क्योंकि ये क्यूबा अमेरिका के बगल में ही है, तो कभी भी जाकर के इसके सेना आक्रमण कर देगा क्यूबा पर और इस पर कब्जा कर लेगा। तो इसलिए इससे बचने के लिए सोवियत संघ ने अपनी परमाणु मिसाइल यहाँ पर तैनात कर दी, यहाँ पर ला दिया, और यहाँ पर ला के सोवियत अमेरिका के खिलाफ अमेरिका के दिशा में तैनात कर दिया। इसलिए 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा पर अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। अब क्या होता है? अमेरिका का पलटवार। इस घटना की खबर अमेरिका को 3 हफ्ते बाद पता चला। कितने हफ्ते? 3 हफ्ते बाद पता चला। इसके बाद अमेरिका ने अपने जंगी बेड़ों को सोवियत संघ को रोकने के लिए समुद्र में उतार दिया। सोवियत संघ ने अपने जंगी बेड़ों को उतार दिया और पूरा इसके राउंड लगाने लगा, चक्कर लगाने लगा। जंगी बेड़ा क्या होता है? समुद्री जहाज जो सेना के पास होते हैं, जिस पर बम वगैरह, गोली वगैरह, सेना वगैरह, आर्मी वगैरह सब कुछ होता है, उस पर हवाई जहाज आ जा सकता है, उसको जंगी बेड़ा कहा जाता है। इसके जंगी बेड़ा राउंड मारने लगा, और यहाँ पर सभी लोगों को, सभी देशों को लगने लगा कि अब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच युद्ध होके ही रहेगा, यहाँ पर ना होने का कोई चांस ही नहीं था। निष्कर्ष, पहली बार दोनों महाशक्ति आमने सामने आई, इसलिए इस घटना को शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है। चरम बिंदु इसलिए क्योंकि ये एक्सट्रीम पॉइंट पे चला गया था, और यहाँ पर लग रहा था कि शीत युद्ध अब युद्ध के रूप में बदल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद है कि क्यूबा के संकट के समय राष्ट्रपति, यानी कि जब क्यूबा संकट हुआ था उस समय राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका का जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी कौन थे? जॉन एफ कैनेडी अमेरिका का, और सोवियत संघ का निकिता क्रुश्चेव, सोवियत संघ का निकिता क्रुश्चेव थे, और क्यूबा का फिदेल कास्त्रो।
क्यूबा के कौन थे? फिदेल कास्त्रो थे। ये कभी कभार या कहीं तो पूछ लिया जाता है वैसे एग्जाम में कि क्यूबा संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम बताओ, या फिर सोवियत संघ के राष्ट्रपति का नाम बताओ, या क्यूबा के राष्ट्रपति का नाम बताओ। अभी तक हमने देखा कि शीत युद्ध के दौरान दो टीम आमने सामने थी। पहला पश्चिमी गठबंधन जिसका कप्तान या नेता अमेरिका था, और दूसरा पूर्वी गठबंधन जिसका कप्तान या नेता सोवियत संघ था। यह जो वर्ल्ड का मैप आपको दिख रहा है, इसमें ग्रीन वाला पार्ट जो है इसको फर्स्ट वर्ल्ड कहा जाता है, यानी कि पहली दुनिया। क्यों कहा जाता है पहली दुनिया? क्योंकि ग्रीन कलर में रंगे हुए देश वो अमेरिका का पक्ष लिया, यानी कि अमेरिका की टीम में शामिल था। और दूसरा लगभग ग्रीन कलर में रंगे हुए देश पूंजीवाद को अपनाया, इसलिए इसे पहली दुनिया या फर्स्ट वर्ल्ड कहा जाता है। उसके बाद ये जो येलो कलर वाला पार्ट दिख रहा है इसको कहा जाता है सेकेंड वर्ल्ड, यानी कि दूसरी दुनिया। दूसरी दुनिया को क्यों कहा जाता है? क्योंकि येलो कलर में रंगे हुए देश सोवियत संघ का पक्ष लिया, यानी कि सोवियत संघ की टीम में शामिल था, और ये सभी देश साम्यवाद को अपनाया, इसलिए इसे दूसरी दुनिया यानी कि सेकेंड वर्ल्ड कहा जाता है। और बाकी बचे यानी कि रेड कलर में रंगे हुए जो देश दिख रहा है या जो पार्ट दिख रहा है इसको कहा जाता है थर्ड वर्ल्ड, यानी कि तीसरी दुनिया। तीसरी दुनिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये देश उस समय लगभग सभी देश आज़ाद ही हुए थे, स्वतंत्र ही हुए थे। और दूसरा ये सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा गरीब थे, यानी कि यहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ था। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है कि रेड कलर में रंगे हुए देश न तो अमेरिका का पक्ष लिया और न ही सोवियत संघ का पक्ष लिया, यानी कि न तो पश्चिमी गठबंधन में शामिल हुआ और न ही पूर्वी गठबंधन में शामिल हुआ। दोनों टीमों में से किसी भी टीम में ये रेड कलर वाला देश शामिल नहीं हुआ, किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ, इसलिए इसे गुटों से आज़ाद देश कहा जाता है, इसलिए इसे गुट निरपेक्ष देश कहा जाता है। गुट निरपेक्ष का मतलब होता है, गुट का मतलब टीम और निरपेक्ष का मतलब स्वतंत्र, यानी कि जो टीम से, जो गुट से स्वतंत्र है उसको गुट निरपेक्ष देश कहा गया। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर, क्या लिखा हुआ है एक बार देख लेते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद महाशक्तियों ने दुनिया को दो गुटों में बांट दिया, दो टीम में बांट दिया, है ना। पहली दुनिया और दूसरी दुनिया, यानी कि पश्चिमी गठबंधन और पूर्वी गठबंधन। ऐसे में तीसरी दुनिया के देशों के सामने फिर से गुलाम हो जाने का खतरा था। मतलब ये जो तीसरी दुनिया के देश हैं ये उस समय लगभग आज़ादी हुए थे, और अगर ये देश अमेरिका की टीम में शामिल हो जाता तो अमेरिका के अनुसार काम करना पड़ता, यानी कि अमेरिका जो जो कहता वही इन देशों को करना पड़ता, तो ये फिर आज़ाद हो के भी गुलाम हो जाते ना, आज़ाद कहाँ रह जाते हैं। फिर इसी प्रकार अगर सोवियत संघ की टीम में शामिल हो जाता तो सोवियत संघ के अनुसार काम करना पड़ता इसे, यानी सोवियत संघ जो जो कहता वो इस कंट्री को करना पड़ता, तो फिर ये लोग आज़ाद कहाँ रह गए, है ना, गुलाम हो जाते, तो गुलाम हो जाने का खतरा था। इसीलिए तीसरी दुनिया के देशों ने दोनों गुटों से अपने आप को अलग रखने का फैसला किए, यानी कि दोनों गुटों से अलग रहने का फैसला किया ये देश। इसे ही गुट निरपेक्ष आंदोलन कहा जाता है, इसी को गुट निरपेक्ष आंदोलन कहा गया। आगे देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन का उदय कैसे उदय होता है? यूगोस्लाविया, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रांज टीटो, कौन? जोसेफ ब्रांज टीटो, ये यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे।
भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर तीनों बड़े अच्छे दोस्त थे। यानी कि यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री और मिस्र के राष्ट्रपति टीटो, जवाहरलाल नेहरू और गमाल अब्दुल नासिर, ये तीनों क्या थे? मित्र थे, बहुत अच्छे, बहुत पक्के मित्र थे। एक बार विश्व मैप में देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यूगोस्लाविया कहाँ है? तो यूगोस्लाविया ये रहा, देखो यूगोस्लाविया, ये नाम लिखा हुआ है और यहाँ पर है, ये है यूगोस्लाविया। उसके बाद भारत अपना ये रहा। उसके बाद मिस्र, इजिप्ट, ये रहा इजिप्ट, इंग्लिश में इजिप्ट कहा जाता है और हिंदी में मिस्र। तो इसके राष्ट्रपति यानी यूगोस्लाविया, इजिप्ट और इंडिया, ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। अब क्या होता है, ये तीनों इंडोनेशिया की राजधानी, ये तीनों नेताओं यानी तीनों नेताओं ने 1956 में, कब? 1956 में तीनों नेताओं ने इंडोनेशिया की राजधानी, इंडोनेशिया कहाँ है? ये रहा इंडोनेशिया, ये रहा इंडोनेशिया की राजधानी बांडुम। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? बांडुम। वहाँ पर बैठक करते हैं। क्या करते हैं? बैठक करते हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो और घाना के एनक्रुमा, घाना के नेता होता है एनक्रुमा, ने इनका जोरदार समर्थन किया। यानी कि ये तीनों, कौन? टीटो, जवाहरलाल नेहरू और गमाल अब्दुल नासिर, तीनों बैठक किया और तीनों का बहुत शानदार तरीके से समर्थन कर दिया। कौन? सुकर्नो यानी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति और घाना के नेता एनक्रुमा। घाना कहाँ है? घाना आपका रहा, ये अफ्रीका कंट्री है, इसको कहा जाता है घाना। आए समझ में? जोरदार समर्थन कर दिया और भाई साहब तीनों जोश में आ गए और एक आंदोलन खड़ा कर दिया और इसे ही गुट निरपेक्ष आंदोलन अस्तित्व में आया। गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन का मतलब बेसिकली बैठक होता है, कॉन्फ्रेंस होता है। तो पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ। यानी कि यूगोस्लाविया ये रहा और इसकी राजधानी है कहाँ? बेलग्रेड। यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में पहली गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन हुआ। कब? 1961 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है प्रश्न कि पहली बैठक कौन से देश में हुआ? यूगोस्लाविया में। किस जगह हुआ? बेलग्रेड में हुआ। कब हुआ? 1961 में। और इस सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया या शामिल हुआ? 25 देशों ने। और ये 25 के 25 है, देख लीजिएगा, काउंट कीजिएगा पॉज करके। दूसरा 18वां सम्मेलन 2019 में हुआ, अजरबैजान। ये है आपका, यहाँ पर है तुर्की और यहाँ पर है अजरबैजान। यहाँ पर अजरबैजान है, वहाँ पर 2019 में हुआ। कब हुआ? 2019 में 18वां सम्मेलन अजरबैजान में। इस सम्मेलन में 120 सदस्य देश थे, यानी पहले 25 थे, 25 से बढ़कर कितना हो गया? 120 हो गया। और 17 पर्यवेक्षक देश थे। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे देख लीजिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन की परिणति चोपड़ा नहीं रे, परिणति है। परिणति यानी कि इस टॉपिक का मतलब ये हुआ कि गुट निरपेक्ष आंदोलन क्यों हुआ, यानी कारण क्या था इसका। तो सबसे पहले देख लीजिए, संस्थापक देश भारत, यूगोस्लाविया, मिस्र, इंडोनेशिया और घाना के बीच में सहयोग की इच्छा। यानी कि ये चारों पांचों देश सहयोग करना चाहते थे एक दूसरे का, और इसलिए इस तूफान ला के खड़ा कर दिया। यानी कि एक बड़ा सा संगठन ही बना दिया, एक आंदोलन कर दिया। दूसरी परिणति, शीत युद्ध के बढ़ते दायरे, यानी कि शीत युद्ध का दायरा बढ़ता जा रहा था और बहुत सारे देश उसमें शामिल हो रहे थे। इसलिए इन देशों को लगा कि अगर हम किसी भी एक कंट्री में शामिल हो गए तो वो दोनों कंट्री यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ तो आक्रमण एक दूसरे के खिलाफ करता नहीं है, वो दोस्त को पकड़ता है। तो अगर किसी का दोस्त बन गए तो हो सकता है हमें ही पकड़ के पीट दे। तो इसलिए इन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन की तरफ हाथ आगे बढ़ाए। 1960 के दशक में 9 स्वतंत्र देशों का उदय, यानी कि नए नए बहुत सारे देश आज़ाद हुए थे। अगर उनको अपनी बात कहना होता तो कहाँ कहता, इसलिए उन्होंने यानी कि एक स्टेज बनाने के लिए, एक मंच बनाने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन को आगे बढ़ाया गया, या उसका कदम आगे बढ़ाया गया। गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य, यानी कि इनका उद्देश्य क्या था। तो सबसे पहला, सदस्य देशों को
दोनों गुटों से अलग रखना। पहला तो यही था ना कि जो दोनों गुट था दोनों टीम से अलग रखना। दूसरा, तीसरी दुनिया के देशों को सम्मान एवं प्रतिष्ठा को बढ़ावा देना या बढ़ाना। सही बात है, अगर वो तीसरी गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरुआत नहीं करता या दोनों टीमों में से किसी भी टीम में शामिल हो जाता तो फिर इनके बारे में हम अभी कहाँ पढ़ रहे होते। दो टीम के बारे में पढ़ के छोड़ दिए होते और तीसरी दुनिया का भी तो चर्चा ही नहीं हो रहा होता। तो उनको सम्मान को बढ़ाया। ये इन देशों में सामाजिक एवं आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, क्योंकि ये कंट्री बहुत ही ज़्यादा गरीब थे, बहुत ही ज़्यादा, इसलिए यहाँ पर एक दूसरे की मदद करेंगे। उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद को समाप्त करना, यानी जहाँ भी देश आज़ाद नहीं हुआ है उस देश को आज़ाद करने में गुट निरपेक्ष में शामिल देश मदद करेंगे। उपनिवेशवाद का मतलब होता है कि कोई देश आके हम पर राज करने लगे या हमें गुलाम बना ले तो उसे उपनिवेशवाद कहा जाता है। और साम्राज्यवाद का मतलब होता है कि किसी देश में राजा वगैरह होता है उसको साम्राज्यवाद कहा जाता है। तो दोनों को ख़त्म करना इसका उद्देश्य था। गुट निरपेक्ष आंदोलन की सीमाएं, यानी कि सीमाएं का मतलब होता है कमियां, कि इसमें क्या क्या कमियां थी। तो सबसे पहला, विकसित देशों को चुनौती नहीं दे पाया, मतलब जो डेवलप्ड कंट्री था उसको चुनौती चैलेंज करने में असफल हुआ। ईरान इराक युद्ध को रोकने में असफल रहा, यानी ईरान और इराक के बीच में युद्ध हुआ तो ये असफल रह गया, यानी कि उनके युद्ध को रोक नहीं पाया। इराक द्वारा कुवैत पर किए गए आक्रमण को नहीं रोक पाया। इराक एक देश है, कुवैत भी एक देश है। इराक ने कुवैत पर आक्रमण करके कुवैत को कब्जा कर लिया। गुट निरपेक्ष में शामिल देश इराक को बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश किया लेकिन वो नहीं रोक पाया और अंत में इसको कब्जा कर लिया। इसके बारे में हम सेकेंड चैप्टर दो ध्रुवता के अंत में हम पढ़ेंगे डिटेल में। और लास्ट में भारत पाकिस्तान के संबंधों ने नकारात्मक प्रभाव डाला। सभी देश बोलता कि दुनिया की तुम चिंता छोड़ो, तुम पहले अपनी घर की बात है, जो मामला है वो सुलझा लो, तब बात करना। गुट निरपेक्षता पृथकवाद और तटस्थतावाद है। अभी तक हमने देखा कि शीत युद्ध के दौरान दो टीम आमने सामने थी। कितने टीम? दो टीम आमने सामने थी। पहला था पश्चिमी गठबंधन जिसका नेता अमेरिका था। दूसरा था पूर्वी गठबंधन जिसका नेता या कप्तान सोवियत संघ था। और जो देश इन दोनों टीमों में से किसी भी टीम में शामिल नहीं हुआ उस देश को गुट निरपेक्ष देश कहा गया। कैसा देश कहा गया? गुट निरपेक्ष देश। तो यही कह रहा टॉपिक, क्या गुट निरपेक्ष देश या गुट निरपेक्षता या गुट निरपेक्ष आंदोलन पृथकवाद और तटस्थतावाद है या नहीं, देख लेते हैं। चलिए, पृथकवाद। तो सबसे पहले हम पृथकवाद का मतलब समझेंगे कि यह है क्या। पृथकवाद का अर्थ है अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट कर रखना। इस पॉइंट को एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं कि भारत, दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, इससे भारत को फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया में महामारी के कारण हजारों लोगों की जान जा रही हो, भारत कहता है, लेकिन भारत कहता है कि ये तुम्हारी समस्या है, तुम देखो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। दुनिया में आतंकवाद के कारण हजारों लोगों को मौत के घाट उतार रहा है, लेकिन भारत कहता है ये तुम्हारी समस्या है, तुम संभालो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। दुनिया में महंगाई चरम पर है और भारत कहता है कि ये तुम समझो, तुम देखो, ये तुम्हारी समस्या है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। तब दुनिया या तब विश्व के देश कहेगा कि यार ये भारत दुनिया से अलग है, ये दुनिया के है ही नहीं, ये तो पृथक है, ये दुनिया का भाग ही नहीं है। तो ऐसे देश को पृथक देश कहा जाएगा, यानी कि ऐसी स्थिति में भारत को पृथक देश कहा जाएगा। इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। गुट निरपेक्ष देश केवल
दोनों गुटों से दूर रहने का फैसला किए थे। यानी कि गुट निरपेक्ष में जो शामिल देश थे वो केवल दोनों टीमों से अलग रहने का फैसला किए थे। पश्चिमी गठबंधन और पूर्वी गठबंधन से अलग रहने का फैसला किए थे, लेकिन उनके जो प्लेयर थे उन सब के साथ इनका संबंध बहुत अच्छा था। गुट निरपेक्ष देशों का संबंध अन्य सभी देशों के साथ अच्छा था। तो फिर ये गुट निरपेक्ष देश दुनिया से कहाँ अलग हुआ? दुनिया के साथ है, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे देश हैं जिनके साथ संबंध बहुत अच्छा है, केवल टीम के साथ नहीं है। इसलिए गुट निरपेक्षता पृथकवाद नहीं है। अगला है तटस्थता। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका अर्थ है अपने आप को युद्ध से दूर रखना। इन दोनों में फर्क है, बहुत ज़्यादा अंतर है। इसको भी एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। भारत और नेपाल के बीच संबंध बहुत अच्छा रहा है और अभी भी अच्छा है। नेपाल में भूकंप आता है तो भारत हमेशा मदद करता है, नेपाल में बाढ़ आता है तो भारत हमेशा मदद करता है। जब भी नेपाल में संकट आई है तब भारत नेपाल को मदद किया है। लेकिन मान लेते हैं कि जब नेपाल का युद्ध चाइना के साथ हो जाएगा और तब भारत कहेगा कि देखो, जब भी संकट आएगा, जिस प्रकार का भी संकट आएगा, केवल युद्ध को छोड़ के, किसको छोड़ के? युद्ध को, केवल युद्ध को छोड़ के बाकी जो भी संकट आएगा मैं आपको मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन युद्ध करोगे ना तो मैं युद्ध कराने में मदद करूंगा, ना आपको सपोर्ट करूंगा और ना ही युद्ध को समाप्त करने में सपोर्ट करूंगा या कोई योगदान दूंगा। तो ऐसे देश को, तब भारत को कहा जाएगा कि यार ये तटस्थ देश है। कैसा देश है? तटस्थ देश है। यानी कि जो केवल युद्ध से दूर रहता है, जो देश केवल युद्ध से दूर रहता है, उस देश को तटस्थ देश कहा जाता है। तटस्थ देश न तो युद्ध में हिस्सा लेते हैं और न ही उसे समाप्त कराने में सहयोग करते हैं। यहाँ कराने होगा, करने में लिखा गया है। तटस्थ देश न तो युद्ध में हिस्सा लेते हैं और न ही उसे समाप्त करने में सहयोग करते हैं। गुट निरपेक्ष देशों ने युद्ध में हिस्सा तो नहीं लिया, यानी कि दो देशों के बीच जब युद्ध हो रहा था तो उसको रोकने का प्रयास किया, लेकिन रोकने के बाद भी युद्ध हो ही गया। लेकिन ऐसा नहीं था कि जब रोकने का प्रयास किया और दो देशों के बीच युद्ध हो गया तो बहुत सारे देश उसको सपोर्ट कर रहा है। गुट निरपेक्ष में शामिल कोई भी देश दोनों देशों में से किसी को भी सपोर्ट नहीं करता था, लेकिन उसे समाप्त कराने में सहयोग करते रहे, लेकिन उस युद्ध को समाप्त कराने में हमेशा सहयोग करते थे। तो अब देखो, इसीलिए गुट निरपेक्षता न तो पृथकवाद है और न ही तटस्थतावाद। निष्कर्ष में वही लिख देना है। इसलिए गुट निरपेक्षता न तो पृथकवाद है और न ही तटस्थतावाद। अगले टॉपिक पे चलते हैं अब हम। गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता। इनको साधारण शब्द में बोले, यानी इस टॉपिक का क्या मतलब होगा एकदम सिंपल लैंग्वेज में, तो ये कहना चाह रहा है कि क्या आज भी गुट निरपेक्ष आंदोलन की जरूरत है? आज भी गुट निरपेक्षता की आवश्यकता है? अगर है या जरूरत है तो क्यों है, ये हमें इसमें बताना है। तो देखो क्यों है। विश्व में शांति स्थापित करने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन आज भी प्रासंगिक है। मतलब हजारों वर्षों से मानव धरती पर रहता आया है या जीवन बिताया है, लेकिन अभी तक मानव के बीच में टकराव चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, युद्ध हो रहा है, शांति स्थापित नहीं हुआ है। तो शांति स्थापित करने के लिए हमें गुट निरपेक्ष आंदोलन की आवश्यकता है, जरूरत है। यानी कि विश्व में, देखो ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है 6 मार्क्स में या कभी कभार 4 मार्क्स में, ज़्यादातर 6 मार्क्स में पूछा जाता है। तो करना क्या, विश्व में जो भी समस्या दिख रहा है आपको, एक बार हम डिस्कशन कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। दुनिया में जो भी बड़े बड़े प्रॉब्लम है या बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, उन समस्या को उठाओ
और इनके साथ जोड़ दो। उन समस्या को उठाओ और कहो कि इसके लिए हमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन की ज़रूरत है। आपका आंसर सही होगा, बिल्कुल सही माना जाएगा और एक भी कोई भी मार्क्स नहीं काटेगा। सेकंड पॉइंट देखो तो देखो, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए ये बड़ी समस्या है और इसके लिए हमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन की ज़रूरत है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन विकासशील देशों की सम्मान एवं प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अगर गुटनिरपेक्ष आंदोलन नहीं हुआ होता तो क्या हम तीसरी दुनिया के बारे में पढ़ रहे होते? जानते भी नहीं कि तीसरी दुनिया होता क्या है। अनडेवलप्ड कंट्री के बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे होते हम। न जानते, न दुनिया जानती, न उसका सम्मान बढ़ता। आज हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में जानते हैं, इसीलिए दुनिया भी जानती है, किताबों में चर्चाएं हैं, न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न में दिखाते रहते हैं, तो इसकी सम्मान और प्रतिष्ठा बरकरार रखा है। किसके वजह से? गुटनिरपेक्ष आंदोलन की वजह से। इसलिए हमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन की ज़रूरत है। अब आगे देखो और इजी हो गया। निशस्त्रीकरण की प्रचार करने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन आवश्यक है। यानी कि दुनिया में हथियारों का होड़ हो रहा है। दुनिया के देश, गरीब से गरीब देश अपनी गरीबी मिटाते नहीं हैं, अपनी बेरोजगारी को नहीं मिटा रहे हैं, भूखमरी को नहीं मिटा रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा हथियारों पर खर्चा कर रहे हैं, हथियारों पर लगा रहे हैं, सेना पर खर्चा कर रहे हैं। तो इनको रोकना है हमें, यानी कि निशस्त्रीकरण, हथियारों पर रोक लगाना है, ताकि हथियारों पर जो पैसा खर्चा हो रहा है उसको सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य पर लगाया जाए, ताकि वो देश डेवलप्ड हो, खतरनाक स्थिति में न पहुंच जाए। अशिक्षा और बेरोजगारी जैसी समस्याओं के नाश के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन आवश्यक है। मानवाधिकारों की रक्षा के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन आवश्यक है। यानी कि चाइना और कोरिया जैसे, कोरिया मतलब नॉर्थ कोरिया की हम बात कर रहे हैं, चाइना और नॉर्थ कोरिया में, नॉर्थ कोरिया का राजा किम जोंग, वहाँ पर जीने का भी अधिकार नहीं है, मानव को जीने तक का अधिकार नहीं है। तो इन सब की रक्षा करने के लिए हमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन की आवश्यकता है। आतंकवाद को खत्म करने के लिए भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन आवश्यक है। पर्यावरण जैसी समस्याओं का मुकाबला करने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन आवश्यक है। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन आवश्यक है। अब इसका मतलब समझते हैं। दो टीम है और दोनों टीम एक एक अर्थव्यवस्था को सपोर्ट कर रहा है, एक एक विचारधारा को सपोर्ट कर रहा है। अमेरिकन टीम यानी कि अमेरिका जो कप्तान है वो पूंजीवाद विचारधारा को सपोर्ट कर रहा है और सोवियत संघ साम्यवाद विचारधारा को सपोर्ट कर रहा है। यार कब तक हम पूंजीवाद और साम्यवाद को पढ़ते रहेंगे, उनका बोझ ढोते रहेंगे, हम अपने भारत या अपने देश में लागू करते रहेंगे? एक नया हम अपना विचारधारा बनाएंगे, नई अर्थव्यवस्था लाएंगे और इसके लिए हमें मदद चाहिए, इसके लिए हमें सपोर्ट चाहिए होगा गुटनिरपेक्ष देशों का। इसलिए हमें गुटनिरपेक्ष देश की जरूरत है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में लगातार बढ़ती सदस्य इसकी प्रासंगिकता को दर्शाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जरूरत आज नहीं होता तो 25 देश शुरू में था ना शामिल, तो 25 से कम होना चाहिए था, लेकिन 25 से 120 तक पहुंचा। यानी 25 देश से 120 देश तक, 120 देश इस संगठन में, इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल हो गया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका मतलब यह है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की ज़रूरत आज है। इसलिए छोटे छोटे देश या बड़े बड़े देश भी इस आंदोलन के साथ इस टीम में शामिल हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। अगले टॉपिक पे चलते हैं, भारत और गुटनिरपेक्ष आंदोलन। अब हम समझेंगे कि भारत का क्या योगदान रहा गुटनिरपेक्ष आंदोलन में, भारत को क्या फ़ायदा हुआ गुटनिरपेक्ष आंदोलन में रहने से, या भारत को क्या नुकसान हुआ, ये सारी चीज़ें समझेंगे। तो सबसे पहला है गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका। पहला पॉइंट, भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का एक महत्वपूर्ण संस्थापक देश है। यानी कि जब इनका जन्म हुआ था, किसका, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का, तो जन्म कराने में किनका योगदान ज़्यादा था? भारत का। किसका था? भारत का। यानी कि 4-5 देश थे। कौन कौन? भारत, इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया, घाना, मिस्र, इन सब ने मिल करके
गुट निरपेक्ष आंदोलन का नींव रखा था और फिर यहीं से आगे बढ़ा और गुट निरपेक्ष आंदोलन का उदय हुआ। भारत ने गुट निरपेक्ष देशों को आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट करने का प्रयास किया है, यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में जो भी देश शामिल हैं उन सब को इकट्ठा किया है। किसके विरुद्ध? आतंकवाद के विरुद्ध। भारत की पहल पर अफ्रीका कोष कायम किया गया। अफ्रीका एक महाद्वीप है जिसमें बहुत सारे देश हैं और वो लगभग सभी देश बहुत ही ज़्यादा गरीब है। कैसा है? बहुत ही ज़्यादा गरीब है। इसलिए भारत ने पहल किया कि एक काम करते हैं, इन देशों की गरीबी को मिटाने के लिए, यहाँ की भुखमरी को रोकने के लिए एक फंड बनाते हैं और जिसका नाम दिया गया अफ्रीका कोष। कोष का मतलब होता है फंड, और जिसमें गुट निरपेक्ष देश में शामिल लोग इसमें पैसे इकट्ठा करेंगे और इन पैसों का, यानी अफ्रीका फंड में, अफ्रीका कोष में शामिल पैसों का, इकट्ठा पैसों का अफ्रीकन कंट्री को गरीबी मिटाने के लिए, अफ्रीकन कंट्री के भुखमरी मिटाने के लिए यूज करेंगे। ये किसके बदौलत हुआ? भारत के बदौलत। ये बहुत बड़ी बात है। भारत ने अफ्रीका कोष में 50 करोड़ की राशि दी। भारत ने गुट निरपेक्ष देशों का ध्यान निशस्त्रीकरण की तरफ खींचा, है ना। सब देश अपना पैसा हथियार पर खर्चा कर रहे थे, तब भारत ने समझाया कि यार तुम हथियार पर पैसा खर्चा करोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तुम और मारे जाओगे, खत्म हो जाओगे, तुम्हारे देश की जनता विद्रोह कर देगा, भूख से मारे जाएंगे, गरीबी चरम पे आ जाएगा। तो हथियार पर कम खर्चा करो और तुम अपना पैसा डेवलपमेंट पे लगाओ, अपने देश के सड़क पे लगाओ, स्वास्थ्य पे लगाओ, शिक्षा पे लगाओ, भूखमरी को समाप्त कराने पर लगाओ। तुम हथियार पे खर्चा कर रहे हो। ये रास्ता किसने सुझाया? गुट निरपेक्ष देशों को? भारत ने। बहुत बड़ी बात है। भारत ने सम्मेलन में वातावरण जैसे मुद्दों को उठाया। बोला कि जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, जब ग्लोबल तापमान बहुत अपने चरम पे पहुंच जाएगा तो अपने को रहने का कोई, या देश के रहने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए बेहतर है कि इन समस्या को पहले ही समाप्त कर दो। तो ये ध्यान कौन खींचा? किसने आगे बढ़ाया इस मुद्दे को? किसने? भारत ने। तो ये योगदान है भारत का गुट निरपेक्ष आंदोलन में या विश्व में। ये तुम लिख सकते हो ये सारी चीज़ें। अगला टॉपिक है गुट निरपेक्षता में शामिल होने से भारत को निम्नलिखित फायदे हुए। यानी कि जब भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल हुआ या यह आंदोलन खड़ा किए तो इससे भारत को क्या फ़ायदा हुआ? तो देख लो क्या क्या फ़ायदा हुआ। सबसे पहला है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय फैसले स्वतंत्र रूप से लिया। सही बात है। अगर भारत दोनों टीमों में से किसी भी टीम में शामिल हो जाता तो क्या भारत आज़ाद रहते? बिल्कुल भी आज़ाद नहीं रहते। वो अगर अमेरिका की टीम में शामिल होता तो अमेरिका के अनुसार चलना पड़ता। अमेरिका जो कहता वो भारत को कहना पड़ता, तो भारत तो गुलाम हो जाते अमेरिका को। अगर भारत सोवियत संघ के टीम में शामिल होते तो उनको सोवियत संघ के अनुसार चलना पड़ता। सोवियत संघ जो भारत को कहता वो भारत को करना पड़ता, तो फिर भारत एक तरीके से गुलाम ही हो जाते। तो इसलिए भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल हुआ या गुट निरपेक्ष आंदोलन को खड़ा किया, जिससे वो हमेशा फैसले स्वतंत्र लेता रहा। किसी देश का दबाव, बाहरी देश का दबाव नहीं रहा। अगला है, भारत दोनों गुटों से आर्थिक लाभ प्राप्त करने में सफल रहा। चूँकि गुट निरपेक्ष देशों में भारत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे और इन्होंने ही गुट निरपेक्ष आंदोलन को खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इसलिए दोनों देशों का, दोनों टीमों का, किस टीम का? टीम के कप्तानों का, एक था पश्चिमी गठबंधन का टीम अमेरिका और पूर्वी गठबंधन के टीम के कप्तान सोवियत संघ। इन दोनों टीमों के कप्तानों का ध्यान किसके तरफ था? भारत के तरफ। वो दोनों टीम के कप्तान भारत को अपनी तरफ खींचना चाहता था और इसलिए दोनों टीमों ने भारत को बहुत ही ज़्यादा पैसों से मदद किया। तो ये फायदा हुआ। भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिली। अगर भारत दोनों टीमों में से किसी भी एक टीम में शामिल हो जाते तो क्या आज भारत के बारे में पढ़ रहे होते हम, या दुनिया पढ़ रही होती, या दुनिया जानती भी? बिल्कुल भी नहीं जानते। गुट निरपेक्ष आंदोलन को खड़ा करने में जवाहरलाल नेहरू जी का बहुत ही ज़्यादा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। और आज हम जवाहरलाल नेहरू जी का भले ही हम कितनी भी बुराई करें, वो अलग बात है,
ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम बुराई करें इसमें कोई बात नहीं है, ये अपना अपना विचार है। लेकिन उस समय 50 के दशक में विश्व के लीडर, विश्व के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जवाहरलाल नेहरू को अपना रोल मॉडल मानते थे। ये बात आपको पता होना चाहिए। आप बुराई कीजिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है, ये इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप बुराई किसी की भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी अच्छाई को भी देखिए। भारत हमेशा ऐसी स्थिति में रहा कि कोई एक गुट भारत के खिलाफ हो जाए तो वह दूसरी गुट में शामिल हो सकता था। सही बात है कि भारत हमेशा ऐसी स्थिति में रहा कि अगर दोनों टीमों में से कोई भी एक टीम भारत के खिलाफ हो जाता या भारत पर आक्रमण करता तो दूसरा टीम भारत को हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहता है, या भारत दूसरे टीम में शामिल होने के लिए हमेशा हमेशा ही स्वतंत्र थे, कभी भी शामिल हो सकते थे दूसरे टीम में। अगला टॉपिक देखते हैं, भारत की गुट निरपेक्षता नीति की आलोचना। सबसे पहले आलोचना का मतलब क्या है ये समझो। आलोचना का मतलब है अच्छाई और बुराई दोनों। मतलब अगर आपको किसी की आलोचना करने के लिए कहा जाएगा कि गोविंद सर को आलोचना कीजिए, तो क्या होगा, क्या करेंगे आप मेरी अच्छाई भी बताएंगे और बुराई भी बताएंगे। इसको आलोचना कहा जाता है। आप केवल बुराई बताएंगे तो ये केवल बुराई हो गया, आप केवल अच्छाई बताएंगे तो ये अच्छाई हो गया, लेकिन जब दोनों बताएंगे तो ये आलोचना हो गया। आए समझ में? तो अब बोला है कि बहुत सारे देश हैं जो कहता है कि भारत गुट निरपेक्षता की नीति को नहीं अपनाया है। भारत जो कहता है वो नहीं करता है, लेकिन बहुत सारे देश हैं वो कहता है कि भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया है। गुट निरपेक्षता में जो कहा गया है वो किए हैं। तो देख लेते हैं। पहला पॉइंट है सिद्धांत विहीन। भारत अपने हित के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय फैसले लेने से बचता रहा, इसलिए आलोचक मानते हैं कि भारत की गुट निरपेक्षता की नीति सिद्धांत विहीन है। अभी हमने पढ़ा कौन सा टॉपिक, पृथकवाद और तटस्थतावाद, कि गुट निरपेक्षता न तो पृथकवाद है और न ही तटस्थतावाद है। मतलब युद्ध को समाप्त कराने में हमेशा योगदान देता रहा, लेकिन भारत अपने हित के लिए कई बार, आलोचक कहते हैं ऐसा कि भारत अपने हित के लिए कई बार ऐसा मौका आया जब भारत ने अंतर्राष्ट्रीय फैसला नहीं लिया, यानी कि युद्ध को समाप्त करने में भूमिका बिल्कुल भी नहीं निभाया, इसलिए सिद्धांत विहीन कहा जाता है। दूसरा, व्यवहार में स्थिरता नहीं, यानी कि भारत जो कहता है वो नहीं करता है। देखो, भारत ने 1971 में सोवियत संघ से मित्रता की संधि की, यानी कि 1971 में सोवियत संघ को अपना फ्रेंड बना लिया। कौन? भारत ने। किसको? सोवियत संघ, जो दूसरे टीम पूर्वी गठबंधन का कप्तान था। अब इस पर हमला करने का, आलोचना करने का मौका मिल गया आलोचकों को भारत पर। यह संधि गुट निरपेक्षता नीति के खिलाफ है, इसलिए आलोचक कहते हैं कि भारत जो कहते हैं वो नहीं करते हैं। मतलब ये कहता है तुम तो कहते कि हम दोनों टीम में से किसी भी टीम में शामिल नहीं होंगे, तुम तो दूसरा टीम है पूर्वी गठबंधन, उसके कप्तान को अपने पक्ष में कर लिए हो, उसके कप्तान को अपना दोस्त बना लिए हो, तो तुम जो कहते हो वो तो करता ही नहीं। अगला, ढोंगी। भारत को ढोंगी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? आलोचक कहते हैं कि वास्तव में भारत सोवियत संघ में शामिल था। आलोचक कहते हैं क्योंकि वो अपना मित्र बना लिया था, और जो भी मदद संकट के समय में सोवियत संघ भारत को हमेशा मदद करता रहा, और भारत भी संकट के समय में हमेशा सोवियत संघ को मदद करता रहा। तो इसलिए आलोचक कहते हैं कि यार ये तो इसमें शामिल है, किसमें? सोवियत संघ की टीम में शामिल है। भारत गुट निरपेक्षता का ढोंग करता था, इसलिए आलोचक कहते हैं कि यार ये ढोंग कह रहा है, वास्तव में ये सोवियत संघ की टीम में शामिल है। सॉरी, यहाँ पर गलती है, सोवियत संघ की टीम में शामिल, यानी कि सोवियत संघ के गुट में शामिल था, ये लिखना है यहाँ पर। अब समर्थक भी है, यानी समर्थक क्या कहते हैं? तो समर्थन में कहा जाता है कि भारत के गुट निरपेक्षता की नीति को अनियमित तथा सिद्धांतहीन नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि भारत ने कई अंतर्राष्ट्रीय फैसला निष्पक्षता से लिया है। बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय विवाद था, बहुत सारे देशों में विवाद हुआ, बहुत सारे युद्ध हुए, उस युद्ध को समाप्त कराने में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। जैसे कि इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया, तो इराक को समझाया बुझाया और उनके युद्ध को समाप्त कराने में
भूमिका निभाया। उसके बाद कोरिया संकट आया, तो कोरिया संकट में भी भारत ने बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई। उसके बाद सुएज नहर वाला समस्या थी, सुएज नहर समस्या का भी हल निकालने में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए भारत के गुट निरपेक्षता नीति को सिद्धांत विहीन या अनियमित नहीं कहा जा सकता, ये इनके समर्थन में कहा जाता है, या समर्थक जो देश कहते, समर्थन करते हैं जो देश, वो कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, अब ये क्या है देख लेते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकतर देश अल्प विकसित थे, अनडेवलप्ड थे। यानी कि ये जो लाल कलर वाली आपको कंट्री दिख रही है, इसमें लाल कलर वाली, कैसा कंट्री, लाल कलर वाली जो ये कंट्री दिख रही है, ये कैसा है, अनडेवलप्ड कंट्री है, अनडेवलप्ड। यहाँ पर बिल्कुल भी डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं था, बहुत ज़्यादा गरीब लोग थे, और क्योंकि उस समय आज़ादी हुए थे ये सब। इन देशों की सहायता के लिए, इन देशों की सहायता के लिए 1972 में, कब, 1972 में अंकटाड, कौन, अंकटाड ने एक सम्मेलन किया, बैठक किया। किन देशों की सहायता के लिए, तीसरी दुनिया के देशों की सहायता के लिए, तीसरी दुनिया के देशों की सहायता के लिए 1972 में, कब, 1900, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये डेट भी, और ये इनका फुल फॉर्म भी आता रहता है बार बार, तो ध्यान दीजिएगा। 1972 में अंकटाड ने एक सम्मेलन किया। अब ये अंकटाड है क्या, तो ये एक संस्था है, जैसे सीबीएसई आपका जो बोर्ड है, सीबीएसई एक संस्थान है, इंस्टीट्यूशन है, सीबीआई एक संस्थान है, एक इंस्टीट्यूशन है, बिल्कुल उसी तरीके का ये अंकटाड संस्थान है, यानी कि इंस्टीट्यूशन है, और ये विश्व के देशों को मदद करता है, अलग अलग देशों को मदद करता है, इसका काम ये है। तो सम्मेलन किया, आगे क्या होता है, इस सम्मेलन में, इस सम्मेलन के बाद एक रिपोर्ट छपी, यानी एक रिपोर्ट छापा गया। अब एक रिपोर्ट होता है या कहानी होता है तो उसका टाइटल भी होता है, तो उसका टाइटल, उसके टाइटल को क्या कहा गया, टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। क्या नाम था टाइटल का, टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। अब इस रिपोर्ट में क्या बातें कही गई थी, तो सबसे पहला, अल्प विकसित देशों को अपने प्राकृतिक संसाधनों पर पुनः नियंत्रण प्राप्त होगा। यानी कि जो अल्प विकसित देश थे, जो गरीब देश थे, उनके पास भी प्राकृतिक संसाधन थे, जल थे, उनके पास जल थे, जंगल थे, ज़मीन थे, उनके पास कोयला होता था, उनके पास अलग अलग धातु होता था, उनके पास तेल था। लेकिन क्या ये गरीब देश खुद इसका इस्तेमाल करते थे, बिल्कुल भी नहीं करते थे। इनके संसाधनों का इस्तेमाल अमीर देश करते थे, गरीब देशों को, अल्प विकसित देशों को डराते थे, धमकाते थे, डरा धमकाकर, कर्जे में फंसाकर और अन्य तरीके से उनके प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते थे। इसलिए अंकटाड ने कहा कि अब विकसित देश को भी नहीं दोहन करेगा, उसके संसाधनों का प्रयोग नहीं करेगा, अब वो खुद अपना उपयोग करेगा या प्रयोग करेगा। कौन, अल्प विकसित देश। तो इसलिए ऐसे विश्व को या अर्थव्यवस्था को नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था कहा गया। अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजारों तक होगी। अब जो कि छोटे छोटे देश थे, वो देश अपना टेक्नोलॉजी तो बना लेते थे, लेकिन जो बड़े बड़े देश थे, यानी कि अमीर देश थे, उनके बाजारों तक नहीं पहुंचती थी, जिसके कारण इन देशों को प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हो पाता था। तो इसलिए अंकटाड ने कहा कि अब जो भी छोटे छोटे देश टेक्नोलॉजी बनाएगा, मशीनें बनाएगा, उनको हम बड़े बाज़ारों तक, अमीर देशों के बाज़ारों तक भी पहुँचाएंगे। पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी, यानी कि टेक्नोलॉजी की लागत कम होगी। यानी कि जो अमीर देश हैं और अमीर देश ने जो टेक्नोलॉजी बनाई है और गरीब देश उस टेक्नोलॉजी को लेना चाहता है, तो गरीब देश को अमीर देश कम रुपया में, यानी कि कम कीमत में देगा वो टेक्नोलॉजी। कुछ भी हो सकता है, कोई मशीन हो सकता है, एग्रीकल्चर में प्रयोग करने वाले कोई इक्विपमेंट्स हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें। अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं में भूमिका बढ़ाई जाएगी। यानी कि जो वर्ल्ड बैंक है,
WTO, IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। इन सब में इनकी भूमिका बढ़ाई जाएगी कि इनके अल्प विकसित गरीब देशों की, क्योंकि यहाँ तक इनकी पहुँच थी ही नहीं। तो ये 4 बातें था, ये इंपॉर्टेंट है। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। अब इनका फुल फॉर्म भी कभी कभार पूछ लिया जाता है, कभी कभार नहीं, बार बार पूछा जाता है कि अंकटाड का फुल फॉर्म बताओ। तो अंकटाड का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। क्या है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यानी इनको हिंदी में बोलेंगे तो इसका मतलब होगा ट्रेड यानी कि व्यापार, और एंड यानी कि और, डेवलपमेंट यानी कि विकास। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन। आज समझ में ये होगा, तो ये देख लीजिएगा। अंकटाड का ये फुल फॉर्म में पूछा जाता है। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, शीत युद्ध और सैन्य संधि। शीत युद्ध के दौरान 2 टीम आमने सामने थी, पश्चिमी गठबंधन और पूर्वी गठबंधन। पश्चिमी गठबंधन का कैप्टन या जो नेता था वो अमेरिका था, पूर्वी गठबंधन का कप्तान या जो नेता था वो सोवियत संघ था। इन दोनों के बीच में अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध हो रहा है, यानी कि शीत युद्ध हो रहा है। दोनों अपनी अपनी ताकत बढ़ा रहा है, और अपनी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए छोटे छोटे देशों को अपने साथ शामिल करना शुरू कर दिया था, और साथ ही साथ हथियारों को भी बढ़ाने लगा था दोनों देश। इसका परिणाम यानी कि रिजल्ट ये आया कि जैसे ही दोनों देश यानी दोनों गुटों के कप्तान यानी अमेरिका और सोवियत संघ अपने अपने देशों की संसाधनों का प्रयोग सेना पर ज़्यादा करने लगा। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोले तो अपना पैसे यानी कि जो अमेरिका के पास पैसा था, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे का इस्तेमाल, रुपए का इस्तेमाल, मनी का इस्तेमाल किस पर करने लगा? हथियारों पर करने लगा। सोवियत संघ भी अपने ज़्यादा से ज़्यादा पैसों का इस्तेमाल हथियारों पर करने लगा, जिसके कारण इन दोनों देशों की जो डेवलपमेंट एकदम धड़ल्ले से प्रोग्रेस पर थी वो रुक गई। अब दोनों देशों को लगा कि अगर यही स्थिति रहा और दोनों देश हथियारों की होड़ में हथियारों पर ही खर्चा करते जाएंगे पैसा, तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए दोनों देशों ने इन बर्बादी से बचने के लिए कुछ समझौता किए। क्या किए समझौता? देख लेते हैं। 4 समझौता किए और चारों को हम पढ़ लेते हैं एक करके। तो सबसे पहला है LTBT। क्या है? LTBT। और LTBT का फुल फॉर्म लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी यानी कि सीमित परमाणु परीक्षण संधि। सीमित परमाणु परीक्षण संधि। यह संधि सोवियत संघ की राजधानी मॉस्को में हुई। सोवियत संघ की राजधानी कहाँ थी? मॉस्को। वहाँ पर यह समझौता हुआ दोनों के बीच। दोनों देश के राष्ट्रपति गए थे बात करने के लिए यहाँ पर। सोवियत संघ के तो वहीं पर थे और अमेरिका के गए थे। इस संधि पर 5 अगस्त 1963 को, कब? 5 अगस्त 1963 को अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ ने हस्ताक्षर किया। 3 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किया। किस पर? LTBT पर। और LTBT का फुल फॉर्म है लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी यानी कि सीमित परमाणु परीक्षण संधि। यह संधि वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष यानी जो अंतरिक्ष है, और पानी के अंदर यानी कि जो समंदर है, वाटर है, नदियां है, परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाती है। यानी कि ये संधि कहती है या ये समझौता कहता है कि ना तो आप परमाणु परीक्षण वायुमंडल में कर सकते हैं, ना बाहरी अंतरिक्ष में कर सकते हैं, और ना ही पानी के अंदर कर सकते हैं। परीक्षण पर प्रतिबंध लगाया था ना, टेस्ट पे। यह संधि 10 अक्टूबर 1963 से लागू हुआ। देखो ये टॉपिक ज़्यादातर बड़े मार्क्स में नहीं पूछे जाते हैं, 1-1 मार्क्स 2-2 मार्क्स में आ जाते हैं, और ज़्यादातर इनका फुल फॉर्म आता है। तो फुल फॉर्म याद रखिएगा। इन जो भी 4 डिस्कशन करेंगे टॉपिक, इन पॉइंट, इनका फुल फॉर्म बार बार पूछा जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा इसका उद्देश्य पूछ लिया जाता है। लेकिन अगर आप इसके पॉइंट को ध्यान से देखोगे तो इसका उद्देश्य भी आपको समझ में आ जाएगा और याद हो जाएगा आसानी से। अगला है NPT। NPT का फुल फॉर्म नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी यानी कि परमाणु अप्रसार संधि। देखो ये था परीक्षण पर बैन यानी कि टेस्ट पे बैन था, और ये बोला परमाणु अप्रसार यानी कि जो प्रसार हो रहा है यानी कि जो होड़ लग रहा है, सब परमाणु हथियार बना रहा है, उसको अप्रसार किया जाएगा, बैन किया जाएगा।
तो इनके नाम से आप इनके उद्देश्य को पता लगा सकते हैं। इस संधि के अनुसार उन देशों को परमाणु संपन्न देश माना जाएगा जो 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियार बना लिए हैं। यानी कि जो देश 1 जनवरी 1967 से पहले हथियार बना लिए हैं, कौन सा हथियार? परमाणु हथियार बना लिए हैं, उसको ही परमाणु संपन्न देश माना जाएगा। इस संधि के अनुसार अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन को परमाणु संपन्न देश माना गया। कौन कौन? अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, इन देशों को परमाणु संपन्न देश माना गया। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका 1, सोवियत संघ 2, ब्रिटेन 3, फ्रांस 4 और चाइना 5, इन 5 देशों को परमाणु संपन्न देश माना गया। इसका मतलब यह हुआ कि इन 5 देशों के अलावा अब कोई भी विश्व के देश, यानी विश्व में जो भी देश है, अब इन 5 देश के अलावा कोई भी परमाणु हथियार नहीं बना सकता है। इसलिए भारत इस संधि से खफा हो गए थे, नाराज हो गए थे। आगे क्या है? इस संधि पर जुलाई 1967 में वाशिंगटन, लंदन और मॉस्को में हस्ताक्षर हुआ। यह संधि 5 मार्च 1970 से लागू है और अभी भी लागू ही है। लेकिन भारत और पाकिस्तान दोनों ने इस संधि का विरोध किया, इन संधि का उल्लंघन क्या नहीं माना, और भारत ने परमाणु हथियार भी बनाया, पाकिस्तान ने भी परमाणु हथियार बनाया। अगला टॉपिक है, यानी कि पॉइंट है साल्ट। और साल्ट का फुल फॉर्म है, पहला था एलटीबीटी, दूसरा था एनपीटी और तीसरा है साल्ट, यानी कि स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक, सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता। परिसीमन का मतलब होता है उनकी सीमा तय कर देना, यानी कि जो रॉकेट 200 किलोमीटर वार कर सकती है उसको 100 किलोमीटर तक तय कर देना या सीमित कर देना, है ना, परिसीमन है। तो पहला सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता सोवियत संघ और अमेरिका के बीच मई 1972 में हुआ। इसमें घातक हथियारों का परिसीमन किया गया, यानी कि सीमा तय किया गया। दूसरा सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता सोवियत संघ और अमेरिका के बीच जून 1972 में हुआ, यह मई 1972 और दूसरा वाला जून 1972, और इसमें भी घातक हथियारों का परिसीमन किया गया। सिंपल। स्टार्ट, साल्ट के बाद आया स्टार्ट, पहला था एलटीबीटी, दूसरा एनपीटी, तीसरा साल्ट और चौथा स्टार्ट। स्टार्ट का फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, यानी कि सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि। देखो, ये परिसीमन वार्ता और ये न्यूनीकरण संधि। न्यूनीकरण का मतलब कम करना, न्यून करना। अब देखो, इसमें पहला सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच 1991 में हुआ। कब हुआ? 1991 में, 1991 में। इसमें घातक हथियारों का न्यूनीकरण किया गया। दूसरा सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच 1993 में हुआ है, 93, और इसमें भी घातक हथियारों का न्यूनीकरण किया गया। यानी इनके नाम को अगर आप ढंग से देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो इसका उद्देश्य आपको पता लग जाएगा। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, क्योंकि फुल फॉर्म ज़्यादातर पूछा जाता है। अब ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था जो समाप्त हो गया, और इसी के साथ आपका चैप्टर भी समाप्त हो गया। मुझे उम्मीद है कि यह चैप्टर आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, इंटरेस्ट पैदा हुआ होगा, और आप लोगों को ये समझ में भी आया होगा। आप लोग बार बार इस चैप्टर को देखने की कोशिश कीजिएगा, और मैंने साधारण से साधारण, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की। पीपीटी भी, यानी प्रेजेंटेशन भी सिंपल लैंग्वेज में था, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप नोट्स प्राप्त कर सकते हो, वो भी बिल्कुल मुफ्त में, और बहुत बेहतरीन नोट्स बनाया गया है। नोट्स भी ज़बरदस्त है, पीपीटी भी ज़बरदस्त है, एक्सप्लेनेशन भी ज़बरदस्त है, और ये सब साधारण शब्दों में, एकदम सिंपल लैंग्वेज में है। अगर आप लोग बार बार देखते हो तो आपके माइंड में एक मॉडल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मॉडल बन जाएगा। और